नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग सदा की भांति श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी ओम। सावित्री, पर्व 1, सर्ग 2, पृष्ठ 12। द इशू। सावित्री के समक्ष प्रश्न। सावित्री की जो कथा है वह मात्र एक दिन की कथा है, तो यह उस दिन से आरंभ होती है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है, और यह उसी दिन की रात्रि पर समाप्त होती है। परंतु जो कुछ बीच में दिया गया है वह एक प्रकार से बैकग्राउंड में हमारे समक्ष रखा गया है। इसके प्रथम सर्ग में हमने देखा था कि कवि हमें इस दिन से पूर्व की रात्रि के विषय में और इस दिन की उषा के विषय में, उसकी भव्यता के विषय में बताते हैं। इसके साथ साथ वे हमें वहाँ पर उपस्थित मनुष्यों के विषय में बताते हैं कि सामान्यतः सभी मनुष्य अपने चारों ओर उपस्थित दिव्यता और भविष्य में छिपी हुई संभावनाओं के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, और ये मनुष्य अपने अपने भाग्य का बोझ उठाते हुए इस क्षणभंगुर जीवन की जो सामान्य दिनचर्या है उसमें व्यस्त रहते हैं। उनके लिए दुख, पीड़ा और मृत्यु पृथ्वी पर उपस्थित जीवन का एक अभिन्न अंश है। सावित्री के विषय में श्री अरविंद बताते हुए में कहते हैं कि सावित्री देवलोक से आई हैं, वे वैश्विक शक्तियों से संपन्न हैं और अपने साथ भगवती माता का प्रेम लाई हैं। परंतु वहाँ पर उपस्थित मनुष्य सावित्री की दिव्यता के प्रति अनभिज्ञ हैं। सावित्री इस धरा को अज्ञानता, दुख, पीड़ा और मृत्यु से मुक्त करने आई हैं, परंतु वह सब उन्होंने अपने जीवन में भी स्वीकार किया है, और सावित्री अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हुई हैं। कुछ ही देर में सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, और सावित्री के समक्ष यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय है। सावित्री को एक चुनाव करना है, या तो वे सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर लें और वापस अपने घर लौट जाएं, अथवा वे नियति और मृत्यु का सामना करें। अर्थात या तो सावित्री धरा पर स्थापित अज्ञानता और मृत्यु के साम्राज्य को स्वीकार कर लें, अथवा धरा पर अमरता के साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त करें। सावित्री धरा पर मानवीय जीवन के आरंभ से अभी तक प्रकट हुए किसी भी मनुष्य से अधिक महान है। वे स्वर्ग से आई हैं, वे धरा को उसकी अज्ञानता, पीड़ा, दुख और मृत्यु से मुक्त करने आई हैं। वे धरा पर भगवान का कार्य करने आई हैं। धरा पर अमरता का साम्राज्य स्थापित करना उनके जीवन का उद्देश्य है। वे अपने साथ भगवती माता की शक्ति
और प्रेम लेकर आई हैं। ऐसी सावित्री मृत्यु की चुनौती को स्वीकार करती हैं और उस पर विजय प्राप्त करती हैं। तो यह एक प्रकार से इस सर्ग का मूल भाव है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि सावित्री सर्वप्रथम अपने अतीत का स्मरण करती हैं और उनका सकल जीवन एक चलचित्र के समान उनकी आत्मा के समक्ष प्रकट हो जाता है। सावित्री एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां प्रकृति के सभी अवलंब व्यर्थ हो जाते हैं और इसलिए सावित्री को अपनी बाह्य सत्ता को उतार फेंकना होगा। सावित्री को अपनी आत्मा को आगे लाना होगा और अपनी सत्ता का नियंत्रण उसके हाथों में सौंपना होगा, क्योंकि केवल आत्मा की शक्ति द्वारा ही काल के विधान को अथवा नियति को बदला जा सकता है। यह भाव हमने पिछले सत्र में पढ़े थे और जो अंश हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे कि सावित्री के समक्ष जो चुनौती है उसका कुछ और विस्तार से वर्णन किया गया है और इसके पश्चात कवि हमारे समक्ष इस युद्ध के विषय में और सावित्री के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि सावित्री इस युद्ध में अकेली हैं। धरा और स्वर्ग दोनों लोकों में उनका कोई साथी नहीं है, अर्थात कोई भी मनुष्य अथवा कोई भी देव इस युद्ध में उनके साथ नहीं खड़ा है। यहां तक कि जिस मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वे युद्ध लड़ रही हैं वह भी इस युद्ध के प्रति अनजान है, अर्थात वहां उपस्थित कोई भी मनुष्य यह भी नहीं जानता कि उनके लिए एक युद्ध लड़ा जा रहा है। और इस तथ्य को हमारे समक्ष स्पष्ट करने के पश्चात कवि उस स्थान का वर्णन करते हैं जहां सावित्री सत्यवान के साथ निवास कर रही थी। यह स्थान अपने आप में दिव्य है और इसकी नीरवता इतनी दिव्य है कि उसके संपर्क में आने से सावित्री अपनी आत्मा से भेंट करती हैं और उसकी महानता के समकक्ष हो जाती हैं। और अब हम इन पंक्तियों को, जिनका भाव मैंने अभी आपके समक्ष रखा है, पंक्तिशः पढ़ते हैं। तो सावित्री को इस युद्ध को जीतने के लिए क्या क्या करना होगा? सावित्री को अपने अतीत को निष्फल बनाना होगा। उसका जो पाश सावित्री के ऊपर है उसको तोड़ना होगा। उन्हें कर्म के विधान को तोड़कर अपना भाग्य एक बार पुनः लिखना होगा। द फिक्सिटी ऑफ द कॉस्मिक सीक्वेंसेस fastened with hidden inevitable links she must disrupt, dislodge by her soul's force her past a block on the immortal's road, make a raised ground and shape anew her fate. तो सावित्री को क्या करना होगा? The fixity of the cosmic sequences fastened with hidden inevitable links she must disrupt. अर्थात सावित्री को जो ना टाली जा सकने वाली कड़ियां हैं, जिससे वैश्विक घटनाओं की जो श्रृंखला है वो जुड़ी हुई है, उसको भंग करना होगा। अर्थात यह जो वैश्विक घटनाएं हैं वो परस्पर एक कड़ी से बंधी हुई हैं जिनको टाला नहीं जा सकता। सावित्री को उन कड़ियों को खोलना होगा, उनको तोड़ना होगा। द फिक्सिटी ऑफ द कॉस्मिक सीक्वेंसेस fastened with hidden inevitable links she must disrupt, dislodge by her soul's force
her past a block on the immortal's road. और सावित्री को अपनी आत्मशक्ति से अपने अतीत को, जो एक चट्टान के समान शाश्वत के मार्ग पर बाधा बनकर खड़ा हुआ है, उसको हटाना होगा। अर्थात सावित्री को अपने अतीत के बंधन से भी मुक्त होना होगा। मेक ए रेस्ड ग्राउंड एंड शेप अ न्यू हर फेट। और उन्हें भूमि को समतल करना होगा, अर्थात जो कुछ भी वहां पहले से निर्मित है उसको धराशायी करना होगा, समाप्त कर देना होगा। एंड शेप अ न्यू हर फेट। और उन्हें एक बार पुनः अपने भाग्य को लिखना होगा। द फिक्सिटी ऑफ द कॉस्मिक सीक्वेंसेस fastened with hidden inevitable link, she must disrupt, dislodge by her soul's force, her past, a block on the immortal's road, make a raised ground and shape anew her fate. इसी का और विस्तार है कि सावित्री को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होगा। तो सावित्री को मृत्यु देव के विरुद्ध युद्ध करना होगा। ए कोलोक्वी ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स मीटिंग अपॉन द बॉर्डर्स ऑफ द अननोन, हर सोल्स डिबेट विद इम्बॉडीड नथिंगनेस मस्ट बी रेसल्ड आउट ऑन ए डेंजरस डिम बैकग्राउंड। कोलोक्वी का जो अर्थ होता है वो एक प्रकार का संवाद या वाद विवाद है। और यह जो हमारे ओरिजिनल गॉड्स हैं वो हैं इटर्नल नो और इटर्नल यस। इटर्नल यस कौन है? जो इस सृष्टि की रचना करता है, उसकी संभावनाओं को प्रकट करता है। और इटर्नल नो इसको अस्वीकार करता है, वो सभी रचनाओं को समाप्त कर देना चाहता है, वो किसी भी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है। तो इनके बीच में एक संवाद चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। ए कोलोक्वी ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स मीटिंग अपॉन द बॉर्डर्स ऑफ द अननोन। और ये कहां पर चल रहा है? यह अज्ञेय की सीमाओं पर घटित हो रहा है। और वहां पर सावित्री की आत्मा को हर सोल्स डिबेट विद इम्बॉडीड नथिंगनेस। और यह जो इटर्नल नो है, इसने एक शरीर धारण कर लिया है, इसने एक रूप धारण किया है जो कि मृत्यु देव का रूप है। और सावित्री को उससे विवाद करना होगा। मस्ट बी रेसल्ड आउट ऑन ए डेंजरस डिम बैकग्राउंड। और एक खतरनाक और धूमिल पृष्ठभूमि पर सावित्री को यह युद्ध जीतना होगा। ए कोलोक्वी ऑफ द ओरिजिनल गॉड्स मीटिंग अपॉन द बॉर्डर्स ऑफ द अननोन, हर सोल्स डिबेट with embodied nothingness must be wrestled out on a dangerous dim background. Her being must confront its formless cause. तो उसकी सत्ता को अपने निराकार परम कारण का सामना करना होगा। against the universe way its single self। और सकल ब्रह्मांड के विरुद्ध, उसकी सभी शक्तियों के विरुद्ध अपनी एकाकी सत्ता को तोलना होगा। अर्थात सावित्री को यह युद्ध अकेले ही अपनी आत्मशक्ति से लड़ना होगा। हर बीइंग मस्ट कन्फ्रंट इट्स फॉर्मलेस कॉज अगेंस्ट द यूनिवर्स वे इट्स सिंगल सेल्फ।
और इसी भाव का विस्तार करते हुए एक नग्न शिखर है जहां पर केवल परम सत्ता और परम शून्य है। वहां पर सावित्री को अपने जीवन की और अपने प्रेम के अधिकार की पैरवी करनी होगी। उन्हें उस मृत्यु से वाद विवाद करना होगा और उसके समक्ष अपना जो मुकदमा है वो रखना होगा। On the bare peak where self is alone with naught and life has no sense and love no place to stand, she must plead her case upon extinction's verge. In the words death cave, uphold life's helpless claim and vindicate her right to be and love. तो सावित्री को क्या करना होगा कि एक नग्न शिखर है, अर्थात एक ऐसा स्थान है जहां पर केवल परम सत्ता और परम शून्य है। ऑन द बेयर पीक वेयर सेल्फ इज अलोन विद नॉट, और यहां पर जीवन का कोई अर्थ नहीं है, यहां पर प्रेम को अपना पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। And life has no sense and love no place to stand. She must plead her case upon extinction's verge. और यह कौन सा स्थान है? यह विलोपन का छोर है जिसके आगे सब कुछ विलीन हो जाता है, निहिल में चला जाता है। उसके छोर पर सावित्री को अपने मुकदमे की पैरवी करना होगा। इन द वर्ड्स डेथ केव, और इस मृत्यु की गुफा में अपहोल्ड लाइफ्स हेल्पलेस क्लेम, और जीवन के असहाय दावे का समर्थन करना होगा। एंड विंडिकेट हर राइट टू बी एंड लव, और जीने और प्रेम करने के अपने अधिकार को न्यायोचित ठहराना होगा। इसके अतिरिक्त सावित्री को क्या करना होगा कि सावित्री को यह जो प्रकृति का कठोर विधान है, जो कर्म और पीड़ा से लिप्त है, बंधा हुआ है, उसको बदलना होगा। अल्टर्ड मस्ट बी नेचर्स हार्श इकोनॉमी, एक्विटेंस शी मस्ट विन फ्रॉम हर पास्ट बॉन्ड, an old account of suffering exhaust. Strike out from times the soul's long compound debt and the heavy servitudes of the karmic gods, the slow revenge of unforgiving law, and the deep need of universal pain and hard sacrifice and tragic कॉन्सिक्वेंस। तो सावित्री को क्या क्या बदलना होगा? सावित्री को यह जो प्रकृति का कठोर विधान है वह बदलना होगा। अल्टर्ड मस्ट बी नेचर्स हार्श इकोनॉमी, एक्विटेंस शी मस्ट विन फ्रॉम हर पास्ट बॉन्ड। सावित्री को अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होना होगा। An old account of suffering exhaust, और दुखों के पुराने लेखे जोखे को निपटाना होगा, उस अकाउंट को सेटल करना होगा, पूर्ण करना होगा। स्ट्राइक आउट फ्रॉम टाइम द सोल्स लॉन्ग कंपाउंड डेट, और काल से आत्मा के जो लंबे और चक्रवृद्धि ऋण है, एक ऐसा ऋण जो समय के साथ बढ़ता जाता है, उसको समाप्त करना होगा। एंड द हैवी सर्विट्यूड्स ऑफ द कार्मिक गॉड्स, और कर्म के देवताओं की घोर दास्ता, उसको समाप्त करना होगा। द स्लो रिवेंज ऑफ द अनफॉरगिविंग लॉ, और यह जो कर्म का विधान है
वह बहुत निर्मम है और धीरे धीरे वह अपना बदला लेता रहता है। उसे समाप्त करना होगा। एंड द डीप नीड ऑफ यूनिवर्सल पेन। अभी जो प्रकृति प्रगति करती है उसका आधार पीड़ा है, और यह जो वैश्विक विधान है पीड़ा का, जो कि प्रकृति के लिए अभी बहुत आवश्यक है, उसको जीतना होगा, उसको समाप्त करना होगा। एंड हार्ड सेक्रीफाइस एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस। और कठोर बलिदान और दुखद परिणामों की आवश्यकता को समाप्त करना होगा। यह जो हम अपने जीवन में निरंतर कष्टकारी बलिदान करते रहते हैं और जो दुखद परिणामों को भोगते रहते हैं, उनकी जो आवश्यकता अभी इस धरा पर बनी हुई है, उस आवश्यकता को ही समाप्त कर देना होगा। Altered must be nature's harsh economy. Acquittance she must win from her past's bound, an old account of suffering exhaust. Strike out from time the soul's long compound death and the heavy servitudes of the karmic gods. The slow revenge of unforgiving law and the deep need of universal pain and hard sacrifice and tragic consequence. और सावित्री को क्या करना होगा? सावित्री को मृत्यु देव का सामना करना होगा। तो यह सब श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि सावित्री को सत्यवान को जीवित करने के लिए, अपनी नियति को बदलने के लिए क्या क्या करना होगा। सावित्री को धरा के विधान को बदलना होगा। सावित्री को मृत्यु देव का सामना करना होगा। आउट ऑफ ए टाइमलेस बैरियर शी मस्ट ब्रेक, पेनिट्रेट विद हर थिंकिंग डेप्थ्स द वॉइड्स मॉन्स्ट्रस हश, लुक इनटू द लोनली आईज ऑफ इमॉर्टल डेथ, and with her nude spirit measure the infinite's night. तो सावित्री को क्या करना होगा? काल और कालातीत के मध्य जो दीवार है उसे तोड़ना होगा। यह जो सृष्टि है वो काल से बंधी हुई है और इसीलिए यहां पर मृत्यु का साम्राज्य है। जो कालातीत का क्षेत्र है वहां मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, वहां काल नहीं है। तो इन दोनों के क्षेत्र में जो दीवार है उसको सावित्री को पार करना होगा। आउट ऑफ ए टाइमलेस बैरियर शी मस्ट ब्रेक, पेनिट्रेट विद हर थिंकिंग डेप्थ्स द वॉइड्स मॉन्स्ट्रस हश। यह जो शून्य का भीषण मौन है उसमें उसे अपनी चिंतन की गहनता से प्रवेश करना होगा, अर्थात उसे मृत्यु देव से वाद विवाद करना होगा। लुक इनटू द लोनली आईज ऑफ इमॉर्टल डेथ। और वह जो मृत्यु का देव है उसकी एकाकी आंखों में देखना होगा, अर्थात उसका सामना करना होगा। एंड विद हर न्यूड स्पिरिट मेजर द इन्फिनिट्स नाइट। और यह जो मृत्यु की रात्रि है, जो शाश्वत रात्रि है, इटर्नल नाइट, उसे अपनी आत्मा की शक्ति से पार करना होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी शक्ति जो प्रकृति के शक्तियों से प्राप्त है वह कार्य नहीं कर सकती है। उस रात्रि में केवल मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति से ही आगे बढ़ सकता है और सावित्री को केवल मात्र अपनी आत्मा की शक्ति से ही उस रात्रि को, उस अंधकार को पार करना होगा।
out of a timeless barrier she must break, penetrate with her thinking depths the void's monstrous hush, look into the lonely eyes of immortal death, and with her nude spirit measure the infinite's night. और इस प्रकार वह सत्यवान की मृत्यु का क्षण, जो सावित्री के लिए अत्यंत पीड़ादायी क्षण था, अब निकट आ गया. द ग्रेट एंड डॉलरस मूवमेंट नाउ वॉज क्लोज. अब सावित्री को कैसा अनुभव होता है जब सत्यवान की मृत्यु का पल बिल्कुल समीप आ जाता है. सावित्री को अनुभव होता है कि यह जो अंतिम दिवस उसने सत्यवान के साथ व्यतीत किए थे, वो एक कवचधारी सेना के समान, एक ऐसी सेना जो सुसज्जित है, उसके समान रौंदते हुए अपने अंत की ओर बढ़ गए थे. अर्थात जो वो अंतिम दिन थे वो सावित्री के लिए बहुत ही बोझिल थे. A mailed battalion marching to its doom, the last long days went by with heavy tramp. तो यह जो अंतिम दिवस थे वो कैसे थे? वो बहुत लंबे थे. और वो कैसे बीत रहे थे? जैसे कि कोई कवचधारी सेना अपने सामने जो कुछ भी आ रहा है उसको रौंदते हुए भारी कदमों से अपने विनाश की ओर बढ़ रही हो. ए मेल्ड बैटेलियन मार्चिंग टू इट्स डूम, द लास्ट लॉन्ग डेज वेंट बाय विद हैवी ट्रैम्प, लॉन्ग बट टू सून टू पास, टू नियर द एंड. और यहां पे देखिए कितना सुंदर विवरण है इन दिवसों का, कि दोनों ही भाव इन दिवसों में विद्यमान हैं. दो कौन से भाव हैं? लॉन्ग बट टू सून टू पास. तो ये दिवस, जो अंतिम दिवस सत्यवान और सावित्री ने साथ में बिताए हैं, वो बहुत लंबे भी हैं परंतु बहुत छोटे भी हैं. किस प्रकार से? लॉन्ग बट टू सून टू पास. तो ये बहुत दीर्घ हैं परंतु शीघ्र बीतने वाले हैं. टू नियर द एंड, और वह अपने अंत के बहुत निकट हैं. तो यह जो दिन हैं वो लंबे क्यों हैं? वो इसलिए लंबे हैं क्योंकि वो सावित्री के लिए बहुत ही बोझिल हैं, कष्टकारी हैं. सावित्री जानती है कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है और यह दिन उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं. और जब कोई ऐसा समय होता है जो कि कष्टकारी होता है तो हमें लगता है कि वो समय बहुत लंबा हो गया है. तो लॉन्ग बट टू सून टू पास, परंतु वो शीघ्र भी बीत रहे थे, वो बहुत जल्दी बीत रहे थे क्योंकि वो विनाश को निकट ला रहे थे. सावित्री चाह रही थी, और जैसा कि हमारी भी मनोदशा होती है कि कोई अगर हमारे साथ ऐसी घटना होने वाली है जिसको हम जानते हैं कि जो कि दर्दनाक है, भयानक है, हम चाहते हैं कि वो और दूर, भविष्य में और दूर हो जाए हमसे. तब हमें कैसा लगता है कि वह समय बहुत जल्दी बीत रहा है, वह जो घोर घड़ी है बहुत जल्दी ही हमारे निकट आ गई है. तो ऐसा ही सावित्री को अनुभव होता है कि यह दिन बहुत लंबे भी हैं और बहुत जल्दी भी बीत रहे हैं. A mailed battalion marching to its doom, the last long days went by with heavy tramp, long but too soon to pass, too near the end. और अब सावित्री की जो स्थिति है उसका वर्णन है
कि सावित्री इस युद्ध में अकेली हैं। सावित्री सत्यवान की मृत्यु के प्रति सावधान है और इस क्षण का मुकाबला करने के लिए तत्पर है। अलोन अमिड द मैनी फेसेस लव्ड। तो वहां पर जो मनुष्य हैं वो सावित्री के प्रियजन हैं, उसके मित्रगण हैं, उसके परिवार के लोग हैं, परंतु उन सब के मध्य सावित्री अकेली है। अलोन अमिड द मैनी फेसेस लव्ड, अवेयर अमंग अननोइंग हैप्पी हार्ट्स। और ये लोग कैसे हैं? ये सावित्री के भाग्य से अनभिज्ञ है और वह प्रसन्न है। तो चारों ओर जो व्यक्ति उपस्थित हैं वो यह जो युद्ध सावित्री के अंतर में चल रहा है उसके प्रति अनभिज्ञ हैं, सावित्री के भाग्य से अनभिज्ञ हैं और वह प्रसन्न है। इन लोगों के मध्य सावित्री सचेत है। अलोन अमिड द मैनी फेसेस लव्ड, अवेयर अमंग अननोइंग हैप्पी हार्ट्स, हर आर्मर्ड स्पिरिट केप्ट वॉच अपॉन द आवर्स। और उनकी आत्मा कैसी है? वो सुसज्जित है और उसने अपनी दृष्टि गड़ाई हुई है। किस पर? समय पर। हर आर्मर्ड स्पिरिट केप्ट वॉच अपॉन द आवर्स, लिसनिंग फॉर अ फोरसीन ट्रिमेंडस स्टेप इन द क्लोज्ड ब्यूटी ऑफ द इनह्यूमन वाइल्ड्स। तो वहां का जो वातावरण कैसा है? इनह्यूमन है, वो निर्जन वन है। वहां पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं, परंतु वह सौंदर्य से पूर्ण है। इन द क्लोज्ड ब्यूटी ऑफ द इनह्यूमन वाइल्ड्स, ऐसे स्थान पर सावित्री सत्यवान के साथ हैं। लिसनिंग फॉर ए फोरसीन ट्रिमेंडस स्टेप। तो सावित्री उस घोर पग की आहट पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, उसे सुनने की चेष्टा कर रही हैं जिसके विषय में वो जानती हैं। लिसनिंग फॉर ए फोरसीन ट्रिमेंडस स्टेप। तो सावित्री यह जो आने वाला पल है उसके विषय में सचेत हैं, उसको जानती हैं। उन्हें 1 वर्ष पूर्व ही नारद जी ने इस दिन के विषय में बता दिया और वह उस काल के बढ़ते हुए कदम की आहट को सुनने की चेष्टा कर रही हैं और साथ ही साथ वह तत्पर है। उनकी आत्मा सशक्त है, सुसज्जित है और उस समय से युद्ध करने के लिए तत्पर है। Alone amid the many faces loved, aware among unknowing happy hearts, her armored spirit kept watch upon the hours, listening for a foreseen tremendous step in the close beauty of the inhuman wilds। और फिर ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो सावित्री के विषय में बता रही हैं और इस युद्ध के विषय में बता रही हैं कि सावित्री इस युद्ध में अकेली है, उनका कोई साथी नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सभी मनुष्य जिनके लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है वह भी इसके प्रति अनभिज्ञ है। ए कॉम्बेटेंट इन साइलेंट ड्रेडफुल लिस्ट्स, the word unknowing for the word she stood। सावित्री कैसे हैं? एक योद्धा के समान हैं और वो कहां खड़ी हुई हैं? एक अखाड़े में जहां उनका मृत्यु के देव से युद्ध होने वाला है। इन साइलेंट ड्रेडफुल लिस्ट्स, लिस्ट्स का अर्थ होता है वो अखाड़ा जहां पर कोई
घटना घटित हो रही है। ए कॉम्बटेंट, तो सावित्री एक योद्धा है। द वर्ड अननोइंग फॉर द वर्ड शी स्टूड, वह इस युद्ध में जगत की प्रतिनिधि है। यह युद्ध सावित्री का अपना व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। सावित्री सत्यवान के जीवन के लिए नहीं लड़ रही हैं। सावित्री इस धरा पर अमरता के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए लड़ रही हैं। परंतु यह जगत उस युद्ध से जो उसके लिए लड़ा जा रहा है अनजान है। ए कॉम्बटेंट इन साइलेंट ड्रेडफुल लिस्ट, द वर्ड अननोइंग फॉर द वर्ड शी स्टूड, नो हेल्पर हैड शी सेव द स्ट्रेंथ विद इन। और इस युद्ध में उनकी आत्मशक्ति के अतिरिक्त उनका और कोई साथी नहीं है। देयर वॉज नो विटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल आइज, और वहां पर कोई मनुष्य भी नहीं है जो इस युद्ध का साक्षी हो। एक तो उस वन के निर्जन स्थान पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, परंतु इसके साथ साथ वह युद्ध इस धरा पर नहीं लड़ा जा रहा, वह किसी दूसरे लोक में लड़ा जा रहा है जो अदृश्य है, और इसलिए कोई भी उस युद्ध को देख नहीं रहा है। नो हेल्पर हैड शी सेव द स्ट्रेंथ विद इन, देयर वॉज नो विटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल आइज। परंतु उस युद्ध को कौन देख रहे हैं? द गॉड्स अबव एंड नेचर सोल बिलो वर द स्पेक्टेटर्स ऑफ दैट माइटी स्ट्राइफ। तो स्वर्ग में स्थित देव और धरा पर प्रकृति उस भीषण संघर्ष के दर्शक हैं, परंतु वो उसमें प्रतिभागी नहीं है। ना तो देव और ना ही यह प्रकृति उसमें भाग ले रही है। यह संघर्ष ओरिजिनल गॉड्स के बीच में है। यह इटर्नल नो और इटर्नल यस के मध्य है। एक ओर सावित्री खड़ी हैं और दूसरी ओर मृत्यु देव खड़े हैं, और इसमें उनका कोई साथी नहीं है। कोई देव और प्रकृति की कोई शक्ति सावित्री के साथ नहीं खड़ी हुई है। द गॉड्स अबव एंड नेचर सोल बिलो वर द स्पेक्टेटर्स ऑफ दैट माइटी स्ट्राइफ। और इसके पश्चात उस स्थान का वर्णन है जहां सत्यवान और सावित्री निवास कर रहे हैं। यह स्थान अपने आप में दिव्य है, और यह सावित्री को अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने में सहायता करता है। अराउंड हर वर द ऑस्टियर स्काई पॉइंटिंग हिल्स एंड द ग्रीन मर्मरस ब्रॉड डीप थॉटेड वुड्स muttered incessantly their muffled spell। तो यहां चारों ओर गगनचुंबी और तपस्विनी पहाड़ियां हैं। एक ऐसी पहाड़ियां जो आकाश की ओर उठ रही हैं और एक तपस्वी के समान अचल स्थित हैं। अराउंड हर वर द austere sky pointing hills and the green murmurous broad deep thoughted woods। और उसके चारों ओर वन है। वो कैसे हैं? वो व्यापक और गहरी सोच लिए हुए हैं, हरे हैं, गुनगुनाते हुए हैं। muttered incessantly their muffled spell, और वो अपनी मंद आवाज में निरंतर वशीकरण मंत्र गा रहे हैं। अर्थात वहां कुछ इस प्रकार का वातावरण है जो व्यक्ति को मंत्र मुक्त कर देता है, दिव्य है। अराउंड हर वर द austere sky pointing hills
and the green murmurous broad deep thoughted words muttered incessantly their muffled spell. और उनके चारों ओर वृक्ष हैं, किस प्रकार के हैं? A dense, magnificent, colored, self-wrapped life, draped in the leaves, vivid, emerald, monotone, and set with checkered sunbeams and blithe flowers, immured her destiny's secluded scene. तो वहां पर जो वनस्पति जीवन है वो किस प्रकार का है? वो घना है, ए डेंस, मैग्निफिसेंट, भव्य है, कलर्ड, वो विभिन्न रंग लिए हुए है, और आत्मलीन है। ए डेंस, मैग्निफिसेंट, कलर्ड, सेल्फ रैप्ड लाइफ, ड्रेप्ड इन द लीव्स, विविड, एमरल्ड, मोनोटोन, और वो चटक हरे रंगों की पत्तियों से लिपटा हुआ है। तो वहां के जो पत्ते हैं उन वृक्षों के, वो जैसे नए पत्ते होते हैं, बिल्कुल चटक हरे रंग लिए हुए हैं। एंड सेट विद चेकर्ड सनबीम्स एंड ब्लाइथ फ्लावर्स, और वहां पर उस घने वन में वृक्षों के मध्य सूर्य की जो किरणें हैं वो आंख मिचौनी करते हुए प्रकट हो रही हैं। तो कभी वो प्रकट होती हैं, कभी छुप जाती हैं। इस प्रकार से चेकर्ड सनबीम्स एंड ब्लाइथ फ्लावर्स, और वो जो वृक्ष हैं वो प्रसन्न पुष्पों से सुसज्जित हैं, अर्थात उन वृक्षों में नए चटक रंग लिए हुए पत्ते हैं, उन पत्तों के मध्य से सूर्य की किरणें प्रकट हो रही हैं, और वह वृक्ष, वह लताएं प्रसन्न पुष्पों से सुसज्जित हैं। Immured her destiny's secluded scene, और इन सब ने सावित्री की नियति का यह जो एकांतिक दृश्य है इसको ढक लिया था। अर्थात यह जो घटना जहां घटने वाली है या जहां घट रही है उसके चारों ओर इस प्रकार का दृश्य है, और यह वृक्षों से ढका हुआ है। वृक्षों ने उसको एक एकांत प्रदान कर दिया है। ए डेंस, मैग्निफिसेंट, कलर्ड, सेल्फ रैप्ड लाइफ, draped in the leaves, vivid, emerald, monotone, and set with checkered sunbeams and blithe flowers, immured her destiny's secluded scene. और ऐसे वातावरण में, उस एकांत में सावित्री अपनी आत्मा से भेंट करती हैं और उसकी महानता के समकक्ष हो जाती हैं। There had she grown to the stature of her spirit. तो वहां पर सावित्री अपनी आत्मा की महानता के समकक्ष बन जाती हैं। The genius of titanic silences, steeping her soul in its wide loneliness, had shown to her self's bare reality and mated her with her environment. तो यह जो स्थान है, यहाँ की जो नीरवता है, टाइटैनिक साइलेंसेस, बहुत घोर नीरवता, इस स्थान का जो देव है, द जीनियस ऑफ टाइटैनिक साइलेंसेस, स्टीपिंग हर सोल इन इट्स वाइड लोनलीनेस, उसने क्या किया? सावित्री की आत्मा को अपने विस्तृत एकाकीपन में भिगो दिया। अर्थात सावित्री उस क्षेत्र के एकाकीपन से सराबोर हो जाती है, और तब क्या होता है कि सावित्री अपनी आत्मा की जो निरी वास्तविकता है उससे भेंट करती है। तो हम जैसा कि जानते हैं, इट इज इन साइलेंस दैट वन मीट्स हिज सोल। तो उस एकांत में सावित्री
अपनी आत्मा से भेंट करती हैं। द जीनियस ऑफ टाइटैनिक साइलेंसेस steeping her soul in its wide loneliness had shown to her herself's bare reality and mated her with her environment। और इसके साथ साथ सावित्री उस परिवेश से, उस वातावरण से एकात्म हो जाती हैं। तो ऐसी शक्ति है उस स्थान में, ऐसी दिव्यता है। Its solitude greatened her human hours with a background of the eternal and unique। और उस एकांत की जो दिव्यता है, उसके कारण जो सावित्री का मानवीय जीवन है वो भी महान हो जाता है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में शाश्वत और अद्वितीय प्रकट हो जाते हैं। अर्थात सावित्री यद्यपि एक मानवीय जीवन वहां जी रही हैं, परंतु फिर भी वह पृष्ठभूमि में उपस्थित शाश्वत, जिसकी पृष्ठभूमि पर यह खेल खेला जा रहा है, उसके प्रति भी सचेत हैं। और इस प्रकार उनका जो मानवीय समय है वह भी दिव्य बन जाता है। ऐसा उस एकांत का प्रभाव सावित्री पर हुआ है। Its solitude greatened her human hours with a background of the eternal and unique। और एक और प्रभाव उस परिवेश का सावित्री पर पड़ता है कि उस वन में रहते हुए जो सावित्री की जो आवश्यकताएं हैं वो बिल्कुल न्यून हो जाती हैं, बिल्कुल कम हो जाती हैं। और उस कारण से सावित्री के अंतर में, सावित्री के वक्ष में दीप्तिमान और सशक्त विचार और भगवान के लिए एक कक्ष बन जाता है। अर्थात उसके हृदय में एक प्रज्ञा और भगवान विराजमान हो जाते हैं। A force of spare direct necessity reduced the heavy framework of man's days and his overburdening mass of outward needs to a first thin strip of simple animal wants। तो यहां पर रहते हुए केवल मात्र न्यूनतम और मूल आवश्यकताएं ही शेष रह जाती हैं। और वो क्या करती हैं, मनुष्य का जो बोझिल तंत्र उसने बना लिया है उसको हल्का कर देती हैं। जब हम शहरों में रहते हैं तो हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और उसके लिए हम एक बड़ा तंत्र बना लेते हैं, परंतु जब वन में सावित्री निवास करती हैं तो वहां की आवश्यकताएं मूल होती हैं, न्यून होती हैं और यह संपूर्ण तंत्र हल्का हो जाता है। A force of spare direct necessity reduce the heavy framework of man's days and his overburdening mass of outward needs। और उसकी जो बाह्य आवश्यकताएं हैं जो कि बोझिल प्रतीत होती हैं, उनको to a first thin strip of simple animal wants, तो उनको जो साधारण पार्श्विक आवश्यकताओं की एक आरंभिक पतली पट्टी सम बना देते हैं। अर्थात वो जो हमारी बोझिल आवश्यकताएं हैं वो कम होते होते बिल्कुल जो साधारण हमारी जो एनिमल नीड्स हैं, एनिमल वांट्स हैं, बिल्कुल वहां तक न्यून हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और ऐसे में एंड द माइटी वाइल्डनेस ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ and the brooding multitude of patient trees and the musing sapphire leisure of the sky and the solemn weight of the slowly passing months had left in her deep room for thought and God। कि यह जो
पृथ्वी है, यहाँ पर जो धरा है, जो वन है, वो कैसी है? प्रिमिटिव है, आदिम है, ये अनछुई हुई है, ये बिल्कुल ऐसी है जो कि निरा जंगल होता है, अनछुआ जंगल वैसी है। एंड द माइटी वाइल्डनेस ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ एंड द ब्रूडिंग मल्टीट्यूड ऑफ पेशेंट ट्रीज, और वहां पर वृक्ष कैसे हैं? वो धैर्यवान हैं और ध्यानस्थ हैं, बहुत शांति है, नीरवता है। एंड द म्यूजिंग सफायर लेजर ऑफ द स्काई, और आकाश कैसा है? नीला है, ध्यान मग्न है, विश्राम कर रहा है। एंड द सोलम वेट ऑफ द स्लोली पासिंग मंथ्स, और धीरे धीरे बीतते हुए महीनों का जो पवित्र बोझ है, यह जो धीरे धीरे बीतते हुए दिन है, सावित्री के हृदय में had left in her deep room for thought and God, वह उसके अंतर में विचार और ईश्वर के लिए एक कक्ष बना देते हैं। There was her drama's radiant prologue live, और यह वह स्थान है जहां पर उसके नाटक का, अर्थात उसके संघर्ष का एक दीप्तिमान आरंभ, प्रोलोग घटित होता है। हम लोग यहाँ पर इन पंक्तियों को विराम देंगे। एक बार 2 मिनट में यह जान लेते हैं कि आगे आने वाली पंक्तियों में हमारे समक्ष कवि क्या भाव रखेंगे। तो इसकी जो आगे पंक्तियां आएंगी उसमें कवि हमें सावित्री के चरित्र से विस्तार रूप में परिचय कराते हैं, और फिर हम देखेंगे इस सर्ग के अंत में कि प्रज्ञा अवतरित होती है और सावित्री की आत्मा उसकी सत्ता पर अपना शासन स्थापित कर लेती है। अर्थात अब सावित्री की जो आत्मा है उसके जीवन को चला रही है पूर्ण रूप से, और तब सावित्री की सत्ता में भगवती माता अवतरित होती हैं और सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। तो हम देखते हैं कि इस महाकाव्य में कवि जो है आरंभ में ही हमें इस कथा के परिणाम का उद्घाटन कर देते हैं, अर्थात इस पूरे महाकाव्य में क्या होने वाला है वह हमें इसी सर्ग में बता दिया जाता है कि सावित्री अपनी आत्मा को अपनी सत्ता का जो साम्राज्य है दे देती हैं और भगवती माता उनके सत्ता में अवतरित हो जाती हैं और वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो इसके साथ ही हम श्री माँ को नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। नमस्कार, धन्यवाद।